माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा है आप मेरा आज का ये वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे और इसे अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। आज का बिंदु हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियो में मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। अब इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस समझाने जा रहा हूं। देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि टेंस कोई बहुत बड़ा बिंदु नहीं है। कुछ बातें अगर हमारे समझ में आ जाए और याद करने की जो बात उसको याद कर लें तो सभी टेंस एक समान होते हैं। कोई भी टेंस कठिन नहीं है। बस हमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसकी पहचान हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो इस बिंदु को आगे प्रारंभ करूं उससे पहले उन विद्यार्थियों से मैं विशेष रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सबसे पहले अगर वो मेरे वीडियो नियमित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स के माध्यम से लिख कर भेजिए। देखिए, आज का बिंदु हमारा है जो मैं आपको बता रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल। भूतकाल में पूर्ण होने वाले कार्यों का वर्णन इस टेंस में करते हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए हमें क्या चाहिए? केवल वाक्य के टेंस की पहचान और बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो पहचान देखेंगे, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ये थी, ये थे। यानी कि इस टेंस के अंतर्गत वाक्य वही है लेकिन उसको लिखने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। मैं खाना खा चुका था या मैंने खाना खाया है, खाया था। तो खाया था और खा चुका था इसमें कोई अंतर नहीं है, बस हल्का सा भाषा का डिफरेंस है। भाई भाव एक है। तो पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ये थी, ये थे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हेड का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की हम तीसरी फॉर्म में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो तीन चीज क्लियर होगी। पहचान समझ में आ गई। हेल्पिंग वर्ब केवल एक ही है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में से हो। हमको हेड ही लगाना है कि साहित्य एक ही है और क्रिया की थर्ड फॉर्म विशेष रूप से जानकारी हमें चाहिए क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब देखेंगे कि इनको ट्रांसलेशन करने के लिए यानी हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें किन रूल्स की आवश्यकता पड़ती है जो मैंने यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। एक बार सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर हाथों हाथ लिख लें। जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं आप उसको लिखें। सबसे पहले सभी प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का यूज करते हैं। देखिए, वाक्य का प्रकार चाहे कोई सा भी है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हेड का यूज करते हैं। बताइए किसका यूज करेंगे? हेड का, जो मैं पहले लिख चुका। सेकेंड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जो मुख्य क्रिया लगाते हैं उसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तीसरा, यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेड नॉट का यूज करते हैं। क्यों? हेड का यूज तो ऑलरेडी किया जा रहा है, केवल हम वाक्य का प्रकार बदलने से केवल हम नॉट उसमें जोड़ रहे हैं। क्यों? वाक्य में क्या आता? नहीं, इसलिए इसमें क्या लगाया? नॉट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य में हेड को सब्जेक्ट से पूर्व रखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेड तथा सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट से पहले हेड तथा सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है सब्जेक्ट से पहले हेड लगा देंगे, उसके बाद में हम नॉट का यूज करेंगे। यदि हमें क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न बनाना हो, अब आपको ये तो विदित है ही कि क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस कब बनता है। तो यदि हमको क्वेश्चन वर्ड से प्रश्न बनाना है तो उस क्वेश्चन वर्ड को हेड से पूर्व रखते हैं। यानी कि हम क्वेश्चन वर्ड का यूज कहां पर करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से पूर्व। तो ये हमारे कुछ नियम्स हैं जिनको मैं पहले बता चुका। भाषा वही है, केवल पिछले टेंस में वाज वर्ग के स्थान पर हेड का यूज हुआ है और B1 प्लस ING के स्थान पर B3 का यूज किया। भाई सेम वो को वही और कोई चेंजेस नहीं है। तो हम इस आधार पर हम सेंटेंस बना सकते हैं और जो विशेष रूप से सेंटेंस बनाने के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा होता है स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर का हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे अब हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, सबसे पहले किसका यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3। इसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। सब्जेक्ट, हेड, V3, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम। तो अब इन शब्दों को ढूंढने पर जब हम वाक्य में इनको ढूंढेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वस्तु या व्यक्ति होता है जो मेन वर्ब के बाद में आता है, यानी सेंटेंस मध्य में होता है। नेक्स्ट, यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट, V3, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, वही है, केवल नॉट जोड़ा है। प्रश्नवाचक वाक्य होता है हेड को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं तो क्वेश्चन वर्ड उससे पहले आ जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड हेड, सब्जेक्ट, V3, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। नंबर 4 पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड हेड, सब्जेक्ट, नॉट, V3, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। इस प्रकार से हमने चारों प्रकार के वाक्यों का स्ट्रक्चर लिखा है और देखेंगे सब्जेक्ट, हेड प्लस V3, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ये क्या बदला है? केवल हेड प्लस V3 बदला है और कुछ पहले टेंस में क्या था? वाज वर्ब प्लस B1 ING। अब हेड प्लस V3 हुआ है। तो हम देखेंगे ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा। इस चीज को जब समझ जाएंगे तो हमें किसी भी टेंस को ज्यादा विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि रूल सब में सेम होते हैं। जो याद करने का मैटर वो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और पहचान। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हम वाक्य बनाएंगे। वह कक्षा में, वह कक्षा में पहुंच चुका था। वह कक्षा में पहुंच चुका था। तो देखिए वह कक्षा में पहुंच चुका था तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट आता है वह, ही,
हेल्पिंग वर्ब में हेड का यूज करते हैं, पहुंचना के रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। तो ही हैड रीच्ड, कहां पहुंच चुका प्लेस, तो इसका था इन द क्लास। तो ही हैड रीच्ड इन द क्लास। दूसरा वाक्य, वे खिलौने, वे खिलौने तोड़ चुके थे, वे खिलौने तोड़ चुके थे, वे खिलौने तोड़ चुके थे। तोड़ना इंग्लिश क्या होती है, जानते होंगे, ब्रेक। और ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रॉक। तो ब्रेक, ब्रॉक, ब्रॉक, वे खिलौने तोड़ चुके थे। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, दे, हेल्पिंग वर्ब हेड, तोड़ना की ब्रोकन हो गया। क्या तोड़ चुके थे, ऑब्जेक्ट। क्या शब्द का उत्तर होता है, खिलौने। तो यहां पर लिख देंगे टॉयज। तो दे हैड ब्रोकन टॉयज। अगर हमारा सेम नेगेटिव आता है तो सेम वही रूल्स रहेगा, केवल उसके अंदर हम नोट का यूज और कर देंगे, इसके अलावा और कोई परिवर्तन उसमें नहीं। जैसे अब वाक्य देखेंगे आप, नेगेटिव का उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने। लिख दिया, हम गरीब की सहायता नहीं कर चुके थे, नहीं कर चुके थे। ठीक है, नेगेटिव हो गया। उसने कमरा साफ नहीं किया था, उसने कमरा साफ नहीं किया था। हम गरीब की सहायता नहीं कर चुके थे, उसने कमरा साफ नहीं किया था, ये नेगेटिव है, तो कोई भेद नहीं है, वही करना है अपन कर रहे हैं। हम वी हेड नॉट लगा देंगे, सहायता करना को हेल्प बोलते हैं, थर्ड फॉर्म हेल्प द पुअर। तो वी हैड नॉट हेल्प द पुअर हो गया। उसने कमरा साफ नहीं किया था, ही हैड नॉट, साफ करना है क्लीन, थर्ड फॉर्म में ईडी जोड़ दें, क्लीन। ही हैड नॉट क्लीन द रूम, उसने कमरा साफ नहीं किया। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, पहचान होती है, क्या मैं रसोई घर में, क्या मैं रसोई घर में दूध ले चुका था, क्या मैं रसोई घर में दूध ले चुका था। चूंकि इसके अंदर ये वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो यहां पर लगा देंगे हेड, आई, लेना टेक, थर्ड वर्ड टेकन। तो हेड आई टेकन मिल्क, हेड आई टेकन मिल्क इन द किचन। केवल हमने हेड को पहले रख दिया, भाई शेष वही है। नेक्स्ट, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके हो, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके थे, चुका था, चुके थे। बोलो क्या होगा, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके थे, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके थे, क्या होगा इसकी, सबसे पहले हेड को पहले निकालेंगे,
तो ये हमने हेड पहले निकाल दिया, सब्जेक्ट यू लगा दिया, नहीं के लिए अपने नॉट लिख दिया, यानी कर्ता से पहले हेड और कर्ता के बाद नॉट। फिर शेष वही, प्लेड खेल चुका था, प्लेड फुटबॉल। इस प्रकार से हम वाक्य ट्रांसलेशन करते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाला है, जैसे हम एक वाक्य उसका भी लिख के बताते हैं। वे गाना कब गा चुके थे, गा चुके थे। मैंने कमरे में क्या लिखा था, मैंने कमरे में क्या लिखा था। तो देखिए, वे गाना कब गा चुके थे, कब की अंग्रेजी होगी व्हेन, कब की अंग्रेजी होती है अपनी व्हेन। फिर हेड आ जाएगा, सब्जेक्ट दे गा चुके थे, संग सिंग सेंग संग ए, व्हेन हेड दे संग ए सॉन्ग। मैंने कमरे में क्या लिखा था, क्वेश्चन वर्ड व्हाट हेड आई राइट और रिटन इन द रूम। What had I written in the room? इस प्रकार से हमने वाक्य ट्रांसलेशन समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आपके ये टेंस अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।